आज हम करेंगे हीट इंजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीट इंजन आपने सुना होगा इसका नाम। आपकी पहले जो रेल चलाई जाती थी वो आपकी हीट इंजन पे ही काम करती थी। हम क्या करते थे, स्टीम इंजन स्टीम जनरेट करते थे और उससे ट्रेन को मूव करवाते थे। दैट मीन्स आप हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते थे मैकेनिकल एनर्जी में। तो यही इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फॉर दिस अ सिस्टम इज मेड टू अंडरगो अ साइक्लिक प्रोसेस। इसमें एक साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। इसमें 3 पार्ट्स आपके रहते हैं हीट इंजन में। सोर्स ऑफ हीट रहेगा जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, वर्किंग सब्सटेंस कोई गैस हो सकती है, और सिंक एट लोअर टेम्परेचर, एक सिंक रहती है जो बहुत जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। अब इसकी वर्किंग को हम स्टडी करेंगे। वर्किंग के लिए हम कहते हैं द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट सम हीट फ्रॉम द सोर्स। एक वर्किंग सब्सटेंस कोई गैस हो सकती है, वो क्या करती है, सोर्स से, सोर्स मतलब कोई भी हीट करने वाला सब्सटेंस हो, जैसे आप कोल का यूज़ कर सकते हो, डीजल पेट्रोल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिससे हम वर्किंग सब्सटेंस को गर्म करते हैं। तो वो आपका डीजल पेट्रोल या कोयला आपका क्या करेगा, सोर्स का काम करेगा। हीट एब्जॉर्ब होगी। इट दैन अंडरगोज अ साइक्लिक चेंज कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल प्रोसेसेस। फिर ये क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस में पिस्टन आपका मूव करता है, आगे पीछे होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक साइक्लिक प्रोसेस को की तरफ को प्रोसीड करेंगी। और उसके बाद जो रिमेनिंग हीट है वो आपकी सिंक को रिलीज कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप डायग्राम से इसको समझ सकते हो। सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस ने हीट ली, उसने अपना काम किया, और जो हीट बच गई वो आपकी सिंक में चली गई, सिंक ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो हम कहते हैं कि Q1 हीट सोर्स से एब्जॉर्ब हुई, उससे वर्क लिया गया, और जो बच गई हीट Q2 वो आपने सिंक को दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ कहेंगे, सुपोज Q1 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स, Q2 हो गया अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, और W हो गया नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क ये कहता है कि नेट अमाउंट ऑफ जो हीट एब्जॉर्ब होगी इन वन साइकिल होगी कितनी। तो वो डिपेंड करेगा उनके Q1 माइनस Q2 के डिफरेंस के ऊपर। Q1 हुआ हीट एब्जॉर्ब होगी, और Q2 जो छोड़ी गई है, जो रिजेक्ट करके सिंक को दी गई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा कि कितनी हीट आपकी एक्चुअल में यूज़ की गई है, ठीक है। एज द वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इज जीरो। क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस आपका वैसा ही वापस आ चुका है जैसा पहले शुरू में जितना उसका टेम्परेचर था। तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद फर्स्ट लॉ कहता है कि जो आपका अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब है वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में यूज़ होगी। तो इंटरनल एनर्जी तो हमने अभी कहा कि कोई चेंज नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स जितना भी आपका अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की गई है, मतलब यूज़ की गई है, वो आपकी वर्क डन के बराबर होनी चाहिए। तो नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन बाय द इंजन। नेट अमाउंट ऑफ हीट कितना हुआ, शुरू में कितनी गई और माइनस आपकी बाद में कितनी छोड़ेगी, तो उन दोनों का डिफरेंस हुआ वो जो हीट आपने एक्चुअल में यूज़ की है, ठीक है। और वो क्या करेगी, वो आपको वर्क करके देगी। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है, वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो थर्मल एफिशिएंसी हुई नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। कितना काम हुआ है जो कि आपका Q1 माइनस Q2 है, और कितनी हीट उसको दी गई है। तो आप देख सकते हो कि इसमें एफिशिएंसी कब ज़्यादा होगी, जब आपका जितनी हीट दी गई है उससे मैक्सिमम काम लिया जाए। मतलब Q2 आपका कम से कम होना चाहिए। अगर आपका ये ज़ीरो हो जाता है तो आपकी एफिशिएंसी आपकी 100% होगी। मतलब अगर आपने 10 किलो जूल हीट दी है और 0 जूल उसका क्या है, लेफ्ट आउट हुआ, मतलब उसने सिंक को कुछ भी नहीं दिया, सारी की सारी हीट से वर्क ले लिया, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100%। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी हीट आपकी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए इंजन आपके ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया होगा कभी, कि जो पेट्रोल इंजन है उनकी एफिशिएंसी आपकी राउंड अबाउट 25% के करीब रहती है, और जो डीजल इंजन होते हैं उनकी 33%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 100 जूल एनर्जी दी है तो सिर्फ उसमें से 25 जूल ही आपकी पेट्रोल इंजन यूज़ कर पाते हैं, बाकी आपकी हीट में की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। और डीजल इंजन थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, उनकी 33% आपकी या 33 जूल यूज़ होगी, बाकी आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो एफिशिएंसी होती है, डिपेंड करती है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई और उससे कितना काम लिया गया। जितना ज़्यादा आप काम ले पाओगे उतनी एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होगी। तो ये थे आपके हीट इंजन के बारे में। अब हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर आपने घर में यूज़ किए, सबको पता ही है रेफ्रिजरेटर क्या होते हैं। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, आपके जो
फूड स्टफ्स हैं या कोई और चीज़, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपने कुछ भी रखा हुआ है अंदर, उसको आपने कूल डाउन करना है। तो क्या है रेफ्रिजरेटर? इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर कूलिंग थिंग्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हीट पंप। ठीक है, इसको हीट पंप भी कहा जाता है। तो याद रखना है, हीट इंजन एग्जाम में आ रहा है कि हीट पंप नाम से कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको जनरली रेफ्रिजरेटर करके ही पूछा जाता है। इसमें आपका जो इंजन है वो रिवर्स काम करता है। अभी हमने क्या किया, हमने हाई टेम्परेचर से हीट ली इससे पहले और कोल्ड टेम्परेचर में उसको छोड़ा, लेकिन इस केस में उल्टा है। इसमें आपका जो हीट इंजन है इसको हम रिवर्स हीट इंजन भी कहते हैं इस रेफ्रिजरेटर को। इसमें आप हीट कहाँ से लोगे? आप हीट लोगे सिंक से। ये ध्यान रखना है इसमें, पिछले आर्टिकल और इसमें, कि अब यहाँ पे हीट आपकी सिंक से ली जाएगी और छोड़ी जाएगी सोर्स को। ठीक है, अब ये सिंक क्या है? द वाटर एंड अदर फूड स्टफ टू बी कूल्ड इन द रेफ्रिजरेटर सर्व एज सिंक। ठीक है, जो आपने एप्पल रखा है या वाटर रखा है, ठीक है, आप आइस बनाते हो फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो ये सारे सारे जो सब्सटेंस है इनको हम सिंक कह देते हैं। उससे हम हीट लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और छोड़ते कहाँ हैं? सराउंडिंग में, बाहर की तरफ को। इसलिए एक एग्जाम्पल भी आपको दिया जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है कि अगर आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखोगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा कि ज़्यादा? तो आपने याद रखना, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर सराउंडिंग को हीट छोड़ता है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करता है वो सिर्फ अंदर जो सब्सटेंस रखे गए हैं, जैसे आपका फूड स्टफ है, वाटर है, उनसे हीट एब्जॉर्ब करता है। तो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रहने से आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? In refrigerator, the working substance goes through the following steps. Sudden expansion of gas from high pressure to lower pressure. आप क्या करते हो इसके अंदर? एकदम से गैस को एक्सपैंड कर देते हो। पहले हाई प्रेशर पे आपने रखा उसको, फिर एकदम से खुला स्पेस दे देते हो, जिसमें आपकी गैस क्या है, एकदम से एक्सपैंड हो जाती है। और जब भी गैस एक्सपैंड होगी बेटा, तो ये याद रखना है, आपकी गैस कूल डाउन हो जाएगी। और जो गैस है वो वेपर की फॉर्म में रहती है इसमें, तो वेपर से वो वेपर लिक्विड मिक्सचर में आ जाती है। वेपर भी होंगे थोड़े से और लिक्विड मिक्सचर भी होंगे। फिर क्या होगा, क्योंकि वो अनस्टेबल होगी, वो वेपर फॉर्म में ही रहना चाहती है, तो ये जो वेपर लिक्विड मिक्सचर है ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा आपके फूड स्टफ से। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करेगा वेपर लिक्विड मिक्सचर और दोबारा वेपर बन जाएगा। ठीक है, वेपर बन जाएगा। फिर आपका क्या होगा? द वेपर्स गेट हीटेड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर टू द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, फिर से वेपर आपके हीटेड अप होंगे, घूम जाएंगे, बाहर की तरफ को आ जाएंगे। द हीटेड वेपर देन रिलीज हीट टू द सराउंडिंग। और अब ये हीटेड वेपर जो है, जिन्होंने जो किस तरह से बने, क्यों बने? जो फूड सबसे उन्होंने एनर्जी ली, उससे वो वेपर्स दोबारा बन गए हैं और वो ये क्या करेंगे, सराउंडिंग को हीट छोड़ देंगे। ठीक है, फिर से वो साइकिल वापस हो जाएगा, फिर रिपीट होगा, फिर अंदर की तरफ जाएंगे वो लिक्विड वेपर्स। ठीक है, लिक्विड वेपर मतलब लिक्विड वेपर का मिक्सचर, फिर अंदर जाएगा, फिर वो दोबारा से हीट एब्जॉर्ब करेगा फूड स्टफ से, फिर से वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर बाहर निकलेगी गैस, बाहर निकलेगी तो ये सराउंडिंग में अपनी हीट फिर छोड़ेगी, फिर ठंडी हो जाएगी और फिर अंदर जाएगी। इस तरह से आपका साइकिल चलता रहता है। और जो गैस घुमाने का काम करते हैं वो आपके कंडेंसर होते हैं, जो आपने देखा होगा आवाज़ आती रहती है फ्रिज में, ऐसे जैसे कुछ स्टार्ट हुआ है, तो कंडेंसर क्या करता है, वो लिक्विड जो वेपर्स होते हैं उनको पुश करता है रेफ्रिजरेटर के अंदर की तरफ को। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या है, रेफ्रिजरेटर काम करता है। अब इसमें अगेन वही बात है कि जो आपके वेपर्स हैं वो वापस उसी स्टेज में आ जाते हैं जो शुरू में थी, इसलिए आपका जो अगेन इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है। तो डी यू आपका फिर से ज़ीरो होगा। Q2 है अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड पर साइकिल कोल्ड रिजर्वायर से। ठीक है, जो एप्पल और वाटर स्टफ्स आपने रखे हुए अंदर, उनसे कोल्ड रिजर्वायर से वो हीट लेगा Q2। ठीक है, वो है हीट आपने ली कोल्ड रिजर्वायर से, मतलब एप्पल और वाटर स्टफ से आपने हीट ली, उसको हम Q2 कहेंगे। W हुआ वर्क डन बाय द रेफ्रिजरेंट, जो भी आपकी गैस रहती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम कहते हैं जिसको जनरली, वो गैस डाली जाती है ज़्यादातर रेफ्रिजरेंट के लिए। और Q1 हुआ जो हीट रिलीज हुई, जो आपने सराउंडिंग को हीट छोड़ी है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आएगा DQ। Q2 आपने क्या लिया, कहाँ से लिया आपने हीट, कोल्ड रिजर्वायर से, और माइनस Q1 हुई जो आपने हीट छोड़ी हॉट रिजर्वायर में। ठीक है, जो आपका सोर्स रहेगा या सराउंडिंग रहेगा। ठीक है, सराउंडिंग आपका इसमें सोर्स का काम करता है जिसमें हम हीट छोड़ते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि अब आपने गैस के ऊपर काम किया है तो वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा, -W। फर्स्ट लॉ कहती है डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू आ गया Q2 माइनस Q1। डी यू जैसा कि मैंने कहा कि इंटरनल चेंज नहीं होगी तो ज़ीरो। डी डब्ल्यू आएगा माइनस, क्योंकि आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो। तो दोबारा अगर आप इस माइनस को हटाते हो तो डब्ल्यू आ जाएगा Q1 माइनस Q2।
फिर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें, इट द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव्ड पर साइकिल। आपने कितनी हीट आपने सिंक से निकाली या एप्पल और फूड स्टफ से कितनी हीट ली है, और उसके लिए तुम्हें कितना काम करना पड़ा हीट निकालने के लिए, ठीक है, Q1 माइनस Q2। तो यहाँ तक ही आपने इसको करना है। तो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ द, या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम इसको कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। Q2 हुआ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिंक, और Q1 माइनस Q2 हुआ उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए किया गया काम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।